और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अहंकार की भाषा बोलती है, औकात की बात करते हैं, कहते हैं कि औकात दिखा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी औकात बस सेवा करने की है, वो हम सेवादार हैं। हमारा काम गुजरात को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि गुजरात में घर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाना एक कठिन काम है, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। मैं कड़ी मेहनत करता हूं और काम करके दिखाता हूं। एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। अरे हूं तो सेवक छू, हूं तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार नी एडी औकात होती है। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जातिनो पण कहो। अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो। अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो। बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं बतावा निकळ्या छो। अमारी कोई औकात नहीं। मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो अने आ गुजरातने विकसित गुजरात बनावा माटे आवो मैदानमां। आ औकात बनाववाना खेल रवा दो भाई। उधर गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उतर गए हैं। राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत में अपनी पहली रैली की। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ यात्रा पर चल रहे हैं, सारे जाति और धर्म के लोग यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया था। हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासी हैं। आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासियों की तरक्की हो। आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों, इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है। जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं, हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी के को रिहा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस की तरफ से जल्द पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए एक नया समीक्षा आवेदन दायर करेगी। कांग्रेस ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के 10 दिन बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हत्यारों की रिहाई को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। इससे पहले तमिलनाडु की जेल से एक महिला सहित 6 लोगों को रिहा किए जाने के बाद केंद्र ने भी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सोमवार को पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन दे दी है। इसके साथ ही आफताब के नार्को टेस्ट से पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए थी, वो अड़चन अब खत्म हो गई है। ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा अभी ये साफ नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को अब तक करीब 13 हड्डियां और चेहरे के जबड़े का हिस्सा मिला है। इन सबको CFSL भेजा गया है। आफताब के नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट FSL में कराए जाएंगे। उधर आयुषी हत्याकांड मामले में पुलिस ने लड़की के माता पिता को गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ के बाद बताया जा रहा है कि 2 कारणों की वजह से आयुषी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक कारण तो यह रहा कि आयुषी ने घर को बिना बताए दूसरी जाति के लड़के से शादी की। दूसरा कारण यह कि लड़की कई दिनों तक घर से गायब रही थी। इन्हीं 2 कारणों के कारण पिता को अपनी ही बेटी के खिलाफ कर दिया, जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आयुषी के पिता के साथ साथ उनकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला मर्डर केस के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल SG ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड पीड़िता मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस फैसले को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें आशा है कि इस केस में लड़की को जरूर न्याय मिलेगा। उस लड़की को इतना तड़पा तड़पा के मारा कि उसकी आंखों में एसिड फेंका, तेजाब फेंका और उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर शराब की टूटी हुई कांच की बोतलें घुसा दी। ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना केस था और इस केस में ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने तीनों आरोपियों को दोषी और फांसी की सज़ा सुनाई। पर अब 10 साल बाद कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उन तीनों को बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि देश की जो जांच है वो पुख्ता नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। तो अब जो ऑनरेबल LG ने एक रिव्यू पिटिशन अलाउ करी है इस केस में, मैं उसका स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस देश में इस लड़की को भी न्याय नहीं मिला तो मेरे हिसाब से ये पूरे देश की हार है और एक तरीके से देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनके मुंह पे तमाचा है। तो मैं अपील करती हूँ जल्द से जल्द फाइल की जाए और लड़की को न्याय मिले। ताजमहल परिसर के गार्डन में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू महासभा ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा की मांग थी कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी आचार्य धर्मानंद ने कहा कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो 6 दिसंबर को वो ताजमहल परिसर में जाकर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर देंगे। जब हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हैं या संत महात्मा दर्शन करने के लिए जाते हैं भोले बाबा के, तो हमें नहीं जाने दिया है। गोल टोपी वाले आते हैं और बीच में पार्क में बैठ करके नमाज अदा करते हैं और इसके लिए जो ASI जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो अपनी आंखें मूंद लेती है और हम लोगों के लिए चौकन्ना रहती है। अगर हम कभी भी सावन के सोमवार वगैरह पे जाते हैं तो हम लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जब हमें जेल भेजा जाता है तो इन गोल टोपी वालों को भी जेल में भेजा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद जाकर के करीबन 500 से ज़्यादा 1008 महात्मा लेकर के और तेजोमाला के अंदर जाएंगे, कन्हैया की मूर्ति लेकर के जाएंगे और वहाँ विराजमान करेंगे 6 दिसंबर को। अगर ऐसा इनको जेल भेजा गया तो हम अपने रोड पर उतर के आ जाएंगे और 6 दिसंबर को ताजमहल के अंदर ही और लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर देंगे। जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वाकई में वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं। तो आप सबको मालूम है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट नोटिस होता है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। जो स्टाफ होता है उनको पकड़ता है, उनको बाहर करता है, पुलिस में तहरीर देते हैं और कई सारे केसेस में FIR भी हुई हैं। बट कल का जो प्रकरण है वो हमारे किसी स्टाफ के संज्ञान में नहीं आया है। वीडियो के माध्यम से जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद हम लोगों के संज्ञान में आया है। संज्ञान में आने के बाद
हमारे स्टाफ ने, सीआईएसएफ ने उसकी तहरीर जरूर संबंधित थाने में दी हुई है। ताजमहल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू महासभा ने उग्र तेवर अख्तियार किए हैं और हिंदू महासभा आप देखिए एएसआई जो यानी पुरातत्व विभाग का जो कार्यालय है वहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया इन लोगों ने। उसके बाद जो अधीक्षण पुरातत्वविद हैं उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद जब अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ताजमहल परिसर में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उसकी पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने मदरसों में फंड की जांच के मामले पर कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मदरसों में फंड कहां से आता है, इस पर भाजपा और दूसरे समाज की भली रहना चाहती है। जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास फर्जी है, उसके सारे दावे फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक वर्ग विशेष के साथ, मुस्लिम समाज के साथ हमेशा से थी और वो नहीं चाहती कि मदरसे चले। अगर उसकी नीयत अच्छी होती तो मदरसों को फंडिंग खुद करती। फंडिंग कहाँ से आ रही है, अब वो दबाव बनाएंगे तो फंडिंग कम होगी। ये बिल्कुल गलत काम है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी न दलित को पसंद करती न पिछड़ों को पसंद करती। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। कोर्ट ने एएसआई से यह बताने को कहा है कि क्या कार्बन डेटिंग से आकृति को कोई नुकसान हो सकता है। कार्बन डेटिंग कराए जाने से आकृति और विवादित परिसर के कितने पुराने होने के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। ने एएसआई से पूछा है कि हकीकत का पता लगाए जाने के लिए कार्बन डेटिंग के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं। देखिए, जो हमने मूलतः मांग की थी कि जो 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच कराई जाए। आज उस पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सुनवाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उनके वकील पेश हुए। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा अपनी प्रॉपर रिपोर्ट फाइल करने के लिए और कोर्ट ने 30 नवंबर यानी अगले हफ्ते लगाया है इस मामले की अगली सुनवाई के लिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कहा है कि आप अपनी जो भी डिटेल रिपोर्ट है वो अगले हफ्ते तक फाइल करें। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे कि उनके पास ऐसे बहुत सारे माध्यम और टेक्निक्स हैं जिससे बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए इस तरह की साइंटिफिक जांच हो सकती है। और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एफिडेविट का इंतजार रहेगा जो वो 30 नवंबर को फाइल करना चाहते हैं। खबर बिहार से है, जहां धर्मांतरण का खेल बीते कई सालों से लगातार जारी है। आलम यह है कि बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल के कारण बिहार में ईसाई धर्म को मानने वालों की जनसंख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। बिहार में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या 143.2% तक बढ़ी है। यह ग्रोथ चौंकाने वाला है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की 1991 में महज 40 थी, जबकि आज इनकी संख्या हजारों में है। पिछली जनगणनाओं का आंकड़ा यह संकेत दे रहा है कि ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। जानकार इसे बड़ी साजिश मानते हैं। 2001 और 2011 के बीच में ऑल इंडिया घटता है। बिहार के अंदर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर था 27.95, लेकिन ईसाई वृद्धि दर है 143.23%। और अगर ये 3 दशक का केवल देखा जाए, 3 दशक के अंदर, तो यहाँ बिहार के अंदर अगर 40 से 20 बरस में और 3000 हो जाते हैं क्रिश्चियन, इसको क्या कहा जाएगा? 8-8 हजार % का ग्रोथ हो रहा है बिहार के अंदर। मूल वजह एक तो जो राजनीतिक कारण है, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पे आंदोलन कर रही थी और झारखंड में धर्मांतरण कुछ हद तक हुआ है आदिवासियों का क्रिश्चियन में, और उसके बाद फिर जब अलग होती है झारखंड, तो वो अलग होने के प्रोसेस में बहुत सारे पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, वो एक दूसरा कारण हो सकता है। ये सब मुद्दे असली को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। भाई, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग इस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं,
लेकिन इस तरह की बातों को ज़्यादा तुल दे करके जो असली मुद्दे हैं पढ़ाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है। इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का मानना है कि हत्या और रेप मामले में माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, आकाश विजयवर्गीय ने अपने बयान को सही भी ठहराया। कांग्रेस कोई बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसको तो सजा मिलनी चाहिए, 1-2 साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए। यदि माता पिता ध्यान नहीं देते हैं तभी बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो माता पिता को भी उसके लिए बधाई देनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा गलत करता है तो निसंदेह उसके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यदि कोई बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करता है, कोई मर्डर जैसा अपराध करता है, माता पिता भी उसके लिए दोषी हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक बहुत ही बचकाना बयान दिया है कि अब हत्या और दुष्कर्म करने वाले अपराधियों के माता पिता को भी कुछ सालों की सजा होना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय जी को सोचना चाहिए। पहले आकाश विजयवर्गीय अपराधी कर चुके हैं, बल्ला कांड कर चुके हैं, इंजीनियर को बल्ले से मार चुके हैं, तो इसके संस्कार उन्हें कहां से मिले? निश्चित रूप से उनके माता पिता से तो नहीं मिले होंगे। इस तरह के बयान देकर आकाश विजयवर्गीय हास्यास्पद सिद्ध होते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ने माता पिता का योगदान रहता है तो माता पिता को सजा दी जाएगी। आपका भविष्य आपके पिता ने सवार दिया, आपको विधायक बना दिया है। इस तरह के बचकाने और हास्यास्पद बयान देने से आकाश विजयवर्गीय जी को बचना। मेरठ में बीजेपी के स्थानीय नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस का हवाला देते हुए मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणी की है। वैश्य समाज के युवक युवती सम्मान सम्मेलन में संबोधन करते हुए विनीत अग्रवाल शारदा ने श्रद्धा कत्ल मामले का जिक्र करते हुए हिंदू समाज की लड़कियों को चेतावनी दी। शारदा ने हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से खतरे का डर बताते हुए इनसे होशियार रहने की सलाह दी। अपने व्यास समाज और हिंदू समाज के उन माता पिताओं से भी निवेदन करता हूं, उन बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि भारत में उत्तर प्रदेश और देश में श्रद्धा को मरने से बचा लीजिए। अपने माता पिता के दिखाए मार्गदर्शन पर चलिए। ये वो माता पिता हैं जो किसी तरीके से अपने बच्चों का लालन पोषण करके आपको मेधावी छात्र छात्राएं बनाते और आपका समाज आज आपका सम्मान करता। परंतु जब पीड़ा होती है, जब उनके घर में कोई श्रद्धा पैदा हो जाती है, अब जब घर में श्रद्धा पैदा होती है, अब वो मुसलमान का लड़का जिसकी दाढ़ी और दाढ़ी होना और पेट में दाढ़ी उसके जरूर होती है, और उसकी पेट की दाढ़ी हमारे हिंदू समाज और वैश्य समाज की बेटियों का जिस प्रकार से शोषण करती हैं, उसके लिए हमको एक मत से आवाज उठानी होगी। एक मत से हमें ये सोचना होगा। मैं बच्चे और छात्र छात्राओं से भी प्रार्थना करता हूं कि अपने माता पिता के मान सम्मान स्वाभिमान की इज्जत आपको रखनी है। डेंगू के बढ़ते प्रभाव और मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाने और इलाज की सूचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए 20 बेड का डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया गया है। साथ ही डेंगू के इलाज और रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने का मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दावा किया है। वहीं इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने से जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल तक ओपीडी में मरीजों की काफी भीड़ नजर आ रही है, जिसकी वजह से अस्पताल इमरजेंसी में मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। बस ये भी प्रोविजन है कि मान लीजिए कि जब केसेस बढ़ते हैं तो वी कैन एक्सटेंड दीज तो ये हुए है। बाकी जो इलाज हो है उसके लिए जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन के इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसके लिए अलग से सब इंतजाम हो, दवाई हो, डॉक्टर हो, सब चीज़ें बिल्कुल हमारी इन प्लेस हैं। पूरी डेली उसकी मॉनिटरिंग हो रही है HOD के लेवल पे, SIC लेवल पे, और उसमें कभी कोई लॉजिस्टिक समस्या आती है तो मेरे संज्ञान में लाई जाती है, उसका निस्तारण होता है। साथ में
हमने डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किया था और नगर आयुक्त से भी मेरी एडिशन में बात हुई थी, तो उन्होंने कैंपस में हमारे छिड़काव भी कराया है और जो फॉगिंग भी, साथ में हम लोग राउंड लेते हैं, SIC राउंड लेते हैं, कैंपस पर भारी राउंड लेते हैं कि कहीं भी वाटर लॉगिंग वगैरह ना हो। खबर गाजियाबाद से, जहां के मोदी नगर में जन्मदिन की पार्टी मौत की पार्टी में तब्दील हो गई। जन्मदिन की पार्टी मना रहे दोस्तों में आपसी विवाद के चलते एक दोस्त को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। मोदी नगर थाना क्षेत्र के इंदीपुरी में एक दोस्त के यहां पर काफी तादाद में दोस्तों का जमावड़ा लगा था। दोस्त की पार्टी में सभी दोस्त सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी बीच कुछ दोस्तों में आपसी विवाद इतना बढ़ा कि दोस्तों ने दीपक पासी नामक युवक को गोली मार दी। गोली हालत में दीपक पासी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दीपक पासी की मौत हो गई। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बर्थडे था एक भाई का, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे। अच्छा, बैठ कर वहाँ एक उनके जो मोनिका जोन के वहाँ एक खान साहब है, उसका मुँह वैसे हुई थोड़ी। ये कोई बात नहीं, उन्होंने पुलिस वालों को फोन कर दिया। वो बर्थडे पार्टी की जा रही थी। उसी बर्थडे पार्टी दो पक्षों में, दीपक और मोनिका के पक्ष में, जिसमें विवाद के उपरांत वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग से दीपक के 2 गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और परिवार की तहरीर पर, जो कि मोनिका एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी, उनकी तहरीर पर 302 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे। और इस संदर्भ में जितने भी अभियुक्त थे सभी को हिरासत में लिया गया है और अब उनसे गहन पूछताछ इसमें जारी है और एग्जैक्ट कारणों का पता लगाया जा रहा है एवं अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त सीतारमण से मुलाकात की। सीएम जयराम निर्मला सीतारमण से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर इन दिनों दिल्ली MCD चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे हैं। अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। रोज 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।